दो प्रकार की इम्यूनिटी, एक तो हमारी शारीरिक इम्यूनिटी जो स्वतः शरीर से आई है, जन्म से हमारे शरीर में है, और कुछ हमने डेवलप की हुई है। तो उसके लिए हमारा पोषण मानी डाइट, आहार कैसा है, तो स्वस्थ बैलेंस डाइट होना चाहिए, अच्छी निद्रा, नींद अच्छी होनी चाहिए, और एक्सरसाइज समय से रोज हमें कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज बच्चों में करवाना है। डेली जंक फूड करना, हाँ बेल मुझे मार वाली बात है, तो जंक फूड तो पूरा अवॉइड करना चाहिए, यहाँ तक कम से कम लेना चाहिए। बहुत संभव नहीं हो तो बच्चों को हफ्ते में 1 बार ही छूट मिलना चाहिए। एक भ्रांति लोगों में है कि हम दवाएं देके लंबाई बढ़ा सकते हैं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मानव की ऊंचाई अब बढ़ रही है, और एक अगले जनरेशन की जनरली ऐसा माना गया है कि जो बेटा होगा अगर उसको उचित पोषण, अच्छा वातावरण मिला तो वो अपने मम्मी पापा से एवरेज हाइट से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसमें बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत है ही, उसका भोजन कैसा मिल रहा है, उसको परिवार का वातावरण, उसका समाज कैसा है, वो भी स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करे। उसको क्या समाज से मिल रहा है, उसको पता चला ये सब अच्छा है, पर वो स्क्रीन टाइम पे उसको ऐसी चीज़ें परोसी जा रही हैं तो विकार वहाँ से भी आ जाता है। तो सिर्फ स्वस्थ केवल ऐसा नहीं होता कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक होता है, मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं, मतलब छुपी हुई कोई बात नहीं, पर हाँ सिंपल बातें हैं कि एक तो क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है? क्या आपके बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? क्या आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर है? आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आइए मिलते हैं हमारे आज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश जी खरे से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप मेडिकेयर हॉस्पिटल में ऐसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगभग पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे हैं। सर हम जैसे देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, इम्यूनिटी वीक है, सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है। तो जो कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, और जो पेरेंट्स भी नोट करते हैं, आपके पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे बहुत सारे प्रॉब्लम लेके कि हमारा बच्चा बार बार बीमार होता है, हर हफ्ते 15 दिन में उनको सर्दी जुकाम हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत बच्चे की वीक हो गई है। तो इसमें क्या इशूज़ रहते हैं बच्चों को, क्यों होती है ये सारी चीज़ें? हाँ, तो जहाँ तक बात आई कि बच्चे बीमार पड़ते तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हर जगह कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की पहली जो आपने अभी नाम लिया, सर्दी खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, लूज मोशन, उल्टी दस्त, ये एक विषय है। तीसरा सांस की तकलीफ जिसमें निमोनिया आ जाता है। ये 3 बड़े कारण कम से कम भारत में हैं जिससे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं और जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छोटे बच्चों की या 5 वर्ष से कम बच्चों की जान जाती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। ज़्यादा बीमारी जो कॉमन है वो सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन जिनसे जान जाती है उसमें निमोनिया और डायरिया। तो जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने या इम्यूनिटी कम होती है बच्चों को, तो वो क्यों, उसका रीज़न क्या होता है, क्यों कम होती है वो इम्यूनिटी कम होना? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। हाँ जी, 2 कैटेगरी हो गई है। 2 कैटेगरी हो गई, पर उनमें से इम्यूनिटी सबकी वीक है ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ बच्चों की जिनकी इम्यूनिटी अच्छी हो वो भी ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा। तो पर ये बात सही है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है ऐसा लगता है, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी बच्चों में बढ़ रही हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि हमारा विश्व पूरा बदल रहा है, हमारे रहन सहन, हमारा खान पान बदल रहा है। तो आज की जो हमारी जीवनचर्या है उसके अनुसार से हमारे बच्चे जितने कीटाणुओं या विषाणुओं के एक्सपोजर में आ रहे हैं, उनके संपर्क होता है, और जिनका जैसा उनका आहार पोषण है उसका बहुत फर्क पड़ता है, और उसके कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। कई चीज़ें हैं जिनमें कुपोषण एक विषय है, और दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल। ये 2 बड़े कारण हैं जिनके कारण बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। डॉक्टर साहब इसमें देखें कि बच्चा तो अभी पेट में है, माँ की गर्भ में है, और उसमें माता क्या कंज्यूम कर रही है, क्या वो भोजन ले रही है, तो ये उस बच्चे की आगे की जर्नी, उसकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ का? निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ता है जी, कि तभी इसलिए बोला जाता है कि माता का पोषण बहुत ज़रूरी है। हाँ। गर्भ संस्कार का जो हमारे समय लंबे समय चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा विषय पोषण भी है। तो क्योंकि माँ जो खा रही है उससे बच्चे का आगे शरीर विकसित हो रहा है। हाँ। तो फर्क तो पड़ता है कि पहले 9 महीने में माँ ने जिस तरीके का आहार लिया, संतुलित आहार लिया जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, तो अगर वो भोजन अच्छा आहार होगा, स्वस्थ संतुलित आहार होगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट या बच्चे का विकास तो पेट के अंदर ही चालू हो जाता है। पेट के अंदर ही चालू हो जाता है। तो उनके संतुलित आहार लेने से, पूरी दिनचर्या सही होने से, बराबर आराम करने से, ये बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर, और निश्चित ही उसको अच्छा रखना चाहिए। जी।
जब बच्चे का जन्म होता है तो हमारे माता पिता या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सब बच्चे का वजन जानने की बहुत इच्छा होती है कि बच्चे का वजन कितना है, बच्चे का वजन कितना है। तो बच्चे का वजन आइडियली कितना होना चाहिए जब बच्चा पैदा हो रहा है? तो देखिए, बच्चे का वजन केवल बुजुर्ग नहीं, साइंस की दृष्टि से भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जी। दो ही प्रश्न होते हैं, जब बच्चा का जन्म के समय बच्चा रोया था कि नहीं, दूसरा बच्चे का वजन कितना था। है, हाँ। तो रोया क्यों था कि नहीं रोया, मतलब कि तुरंत होने के बाद सांस ली थी कि नहीं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगर वो नहीं ली तो बच्चे को आगे जाके परेशानी होती है, या उस समय भी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपने बताया कि वेट कितना था, वजन। तो जन्म का वजन जो भारतीय दृष्टि से देखें 2.5 किलो से ऊपर हो, या पूरे अगर 2.5 किलो से ऊपर है तो बच्चा एक नियमित समय से हुआ है, और उसका विकास भी पेट के अंदर अच्छा हुआ है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 किलो भी होता है, तो 2.5 से 3.5 किलो। 3.5 किलो से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो भी एक तरीके से परेशानी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भोजन में भी बहुत कम और बहुत ज़्यादा, तो ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा, तो 2.5 से 3.5 किलो का वजन सही होता है। मतलब ये है कि जब माता गर्भ से हैं, पेट से हैं, उस समय पे माता अपने जो आहार विहार में जो भी चीज़ें ला रही हैं उसको बहुत संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए, जबकि ना अधिक भी हो और ना कम भी। जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको फुलफिल कर लें, ताकि बच्चे का वजन एक आइडियली रहे। जैसे आपने बताया 2.5 से 3.5 किलो के आसपास रहना चाहिए। उससे ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम होती है, डिलीवरी टाइम में भी प्रॉब्लम होगी, या ऑपरेशन करते हैं उस समय भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बच्चा निकल रहा है उस समय भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब इशूज़ उस समय शायद बड़े बच्चे के साथ फेस होते होंगे। हाँ, दरअसल बच्चे का वजन कितना होगा ये तो माता या डॉक्टर तय नहीं कर सकते, वो तो हाँ। पर अपनी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि संतुलित और अच्छा आहार लें। कई जगह बहुत ज़्यादा आग्रह रहता है, तो हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। तो संतुलित आहार लें, जितनी भूख लग रही है उतना लें, पर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं उस पर ध्यान दें। बाकी तो समय समय जो डॉक्टर अपने निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें। हाँ जी, बच्चा। अब उसके बाद क्या होता है डॉक्टर साहब कि हमारा जैसे बच्चा जन्म लिया, उसके बाद कुछ दिन वो डॉक्टर के साथ रहता है, बहुत सारी केयर्स उसकी होती हैं, पर उसके पर्टिकुलर टाइम बाद हम उसको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो छोटे बच्चों को हम सब जानते हैं वैक्सीनेशन जरूरी है, पर वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? एकदम नेसेसरी है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और कौन कौन सी वैक्सीन मस्ट हैं जो हमें लगानी चाहिए बच्चों को? देखिए, जैसे आपने बताया, तो बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर की केयर में तो वो रहे, देखभाल में होता है, पर उनकी केयर में ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि डिलीवरी के बाद आजकल कॉन्सेप्ट है, और पहले भी था, वापस आ रहा है कि जैसे ही पैदा हो पहले माँ के छाती पे रखना है बच्चे को। सबसे अच्छा कोशिश यही होती है। और फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चा स्वस्थ है, अच्छे से रोया है, वजन ठीक है, सांस धड़कन ठीक है, तो बच्चे को माँ के साथ में ही रखना है। और परिवार में भी आपको मालूम होगा, तो पहले हमारे परिवारों में प्रथा थी, और आज भी ज़्यादातर जगह होती है, कई लोग फॉलो कर रहे हैं, एक सूतक बोलते थे। जब किसी की मृत्यु हुई तब भी सूतक होता था, जब कहीं कोई जन्म हुआ है तब भी सूतक होता था। और उसमें घर में कोई भी नया कार्यक्रम, दूसरी चीजें नहीं होंगी, सब चीजें स्थगित, पूजा पाठ से भी इतना आपकी छुट्टी है, आपको पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर। और खासकर एक कक्ष अलग से माँ के लिए होता था, माँ और बच्चे के लिए, जिसमें दाई जाती थी या घर के बड़े बूढ़े जो देखभाल करने वाले हैं वो जाते थे, और माँ। तो माँ और बच्चा एक ही कक्ष में 24 घंटे रहें, ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कार्य है कि दोनों एक साथ रहते, एक साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है, जल्दी से जल्दी बच्चे को माँ का दूध मिलता है। और जो बच्चे की पहली वैक्सीन है वो माँ का दूध ही होता है। अच्छा, बच्चे की पहली वैक्सीन माँ का दूध? अगर हम वैक्सीन बोले, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें ना, वैक्सीन का काम ही, जैसे आपने बोला वैक्सीन क्यों जरूरी, वैक्सीन एक तरीका है, हम मानव निर्मित तरीके से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो उसमें सबसे बड़ा प्रयास होना चाहिए कि बच्चे को पहले घंटे में माँ का दूध मिले, और कम से कम पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें। अच्छा, जब तक बहुत बड़ी परेशानी ना हो, बच्चे को माँ के दूध के अलावा एक बूंद पानी, शहद, गुट्टी, किसी भी चीज की आवश्यकता पहले 6 महीने नहीं। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, सिर्फ माँ का दूध, उसमें पानी हम नहीं यूज करते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध, मतलब 6 महीने तक हम वो दें तो उससे सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज फुलफिल होते हैं बच्चे के। प्रकृति ने केवल मानव के लिए नहीं, प्रत्येक जीव के लिए माता का जो दूध है या माता का जो आहार है वह संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए। और वो अगर बच्चा जल्दी हुआ है तो अलग प्रकार का आता है, बच्चा अगर लेट हुआ है तो उसके लिए अलग प्रकार का आता है, कमजोर बच्चा हुआ तो उसके लिए अलग प्रकार का। माँ का दूध कहने को एक चीज है, उसमें इतने बोले कि वैरायटी है, तो उस हिसाब से ही प्रकृति उसको लाती है। तो बच्चे की माँ का दूध सिर्फ उसके बच्चे के लिए, माँ का दूध उसके बच्चे के लिए बना हुआ है। तो अगर हम वो उससे नहीं दे रहे हैं तो हम उसका अधिकार छोड़ रहे हैं। कई बार माँ का दूध भी नहीं आता है तो वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप बाहर से कुछ दूध ले लेना चाहिए, तो उसमें कौन सा दूध यूज करना चाहिए, गाय का, भैंस का? आजकल मार्केट में भी बहुत सारे प्रकार के दूध मिलने लग गए हैं, तो फिर यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहला चीज 1994 में 1994 से BFHI ब्रेस्ट फ्रेंडली हॉस्पिटल्स का नॉर्म्स हमारे भारत में अनुपालन हो रहे हैं। और यह
सब दूर से एक नियम भी है कि अगर हम जो दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा दूसरे जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका एडवर्टाइज भी कर रहे हैं तो वो कानूनन अपराध है। दूसरी चीज तो अब हम आते हैं विषय पे, वो तो कानूनी तरीके से। तो पर ये मान लिया, सबसे पहली चीज, पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध चाहिए, और जब डिलीवरी होती है तो माँ को दूध सही में बहुत कम आता है। पर यह भी अच्छी बात है कि उस समय पहले दिन बच्चे को माँ का दूध ज़्यादा जरूरत चाहिए भी नहीं। जो 2-4 बूंद माँ का दूध आ रहा है वो पिलाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए हर 2-3 घंटे से बच्चे को माँ की छाती से लगाएं। इसलिए मैंने बोला दोनों साथ में रहें। अगर बीमार हैं तो डॉक्टर उसके लिए अलग करेगा, अगर स्वस्थ बच्चा है तो बार बार माँ की छाती से लगाएं। हर 2-3 घंटे से जब बच्चा रोए माँ का दूध पिलाने का प्रयास करें। तो जैसे जैसे बच्चा माँ का दूध खींचता है माँ का दूध बढ़ता है। अच्छा, वो इंक्रीज होता है ऑटोमेटिक। अगर बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाएगी तो दूध 2-4 दिन तो थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ना रुक जाता है। तो अगर किसी कारण से बच्चा 8-10 दिन माँ का दूध ना पिए तो जो माँ को दूध आ रहा है उनका दूध आना कम हो जाता है, कई बार बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए समय माँ का दूध ही पहला चीज करना। मान लिया कोई कारण से बच्चे को कारण से नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसी परिस्थिति है माँ का दूध नहीं मिल रहा, तो दूध देना तो आवश्यक है। अब उसमें दोनों चीजें हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। फार्मूला नंबर 1 होता है जो वो 6 महीने से 0 से 6 माह के बच्चों के लिए होता है, तो वो उपयोग में लाया जा सकता है। उसमें कंपनी का ज्यादातर कोई फर्क नहीं होता है, सबके प्रोडक्ट लगभग एक तरीके से होते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे हम नहाने का सोप यूज कर रहे हैं या कोई तेल यूज कर रहे हैं, वैसी चीजें हैं। ज्यादातर बने सब काय से हैं, तो गाय या भैंस के दूध से ही बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि गाय और भैंस का दूध नहीं दे सकते, पर इस मामले में ये आएंगे कि अगर हम पाउडर का दूध नहीं दे रहे हैं तो गाय या भैंस में से गाय का दूध प्रिफर्ड है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जो माँ के दूध से थोड़ी तुलना की जाए तो जो फैट होता है, फैट गाय के दूध में थोड़ा कम होता है और माँ के दूध में उससे भी कम होता है, और भैंस के दूध में बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए भैंस का दूध थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। दें तो गाय का दूध दें, या फिर आजकल जो जैसे सांची या कोई भी अलग कंपनी, या इंदौर में सांची चलता है, तो कोई भी अगर ऐसे जो हमारे दूध आते हैं पैकेट दूध हैं तो उसमें जो लो फैट है, लो फैट वाला, ताकि उसको डाइजेशन में काफी उसको प्रॉब्लम ना है, बच्चे को प्रॉब्लम। दूसरी चीज, दूध को डाइल्यूट करके पिलाते हैं, तो दूध में पानी मिला के पिलाने का कॉन्सेप्ट बंद करना चाहिए। भैंस का दूध पिला रहे और फिर पानी मिला रहे, इससे अच्छा आप गाय का पिलाओ या लो फैट वाला दूध पिलाओ। और अगर गलती से दूध मिलाया भी है तो दूध को पानी मिलाने के बाद उबाल के ठंडा करके फिर ही पिलाएं। माँ का दूध सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि माँ का दूध उसके लिए, माँ का दूध एक तो आर्थिक रूप से कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना, दूसरा सबसे साइंटिफिक, कोई भी इन्फेक्शन के चांस नहीं है। माँ का दूध डायरेक्ट बच्चे के मुंह में जा रहा है, कहीं कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उससे कोई इन्फेक्शन होने की, जहां आपने ऊपर का दूध लिया, आप कटोरी से पिलाओगे, चम्मच से पिलाओगे, बर्तन में उबालोगे, हाथ लगेंगे, तो इन्फेक्शन के चांस उतने बढ़ जाते हैं। और बच्चा उस समय उसकी इम्यून सिस्टम होता ही नहीं, डेवलप ही नहीं होता, तो उसको सारे रोग पकड़ सकते हैं। तो इसलिए जब ऊपर का दूध देते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा संक्रमण होने के, इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए बहुत हाइजीनिक तरीके से देना चाहिए। साफ हाथ धो के, पानी के जो बर्तन उपयोग कर रहे हैं उनको उबाल के साफ करके और फिर ही उनका उपयोग करना चाहिए। एक बात आ गई तो मैं बता दूं, आपने पूछा नहीं है, पर बोतल से दूध पिलाना, तो बोतल से दूध पिलाना चाहिए कि नहीं? पर क्यों नहीं पिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि निप्पल से जो दूध पीता है बच्चा और माँ का दूध खींचना होता है, इन दोनों में अलग मैकेनिज्म होता है। अगर हम बच्चे को बोतल से भी दूध पिला रहे हैं और माँ का दूध भी दे रहे हैं, तो बोतल से दूध पीना बहुत आसान होता है। माँ का दूध पीने के लिए थोड़े बच्चे को मेहनत करना पड़ती, खींचना पड़ता है। तो अगर बच्चे को बार बार हम बोतल से पिलाते हैं तो बच्चे को उसकी आदत हो जाती है सरल चीज की, फिर वो माँ का दूध खींचता नहीं है और माँ का दूध सिर्फ पकड़ के बैठता है, जितना आसानी से आता पिएगा, फिर रुक जाएगा, तो माँ का दूध बढ़ता नहीं है, फिर बच्चा रोता है, फिर हम बोलते हैं माँ को दूध आ नहीं रहा है, फिर हम वापस मार्केट पे जाते हैं। इसको अगर हम वर्ड बोलेंगे तो निप्पल कंफ्यूजन करके आप वर्ड गूगल कर सकते हो। निप्पल कंफ्यूजन यही होता है कि बच्चा बोतल के निप्पल से पीता है, फिर माँ के निप्पल से, तो उसको कंफ्यूज हो जाता है, वो बोतल से इजीली लेता है। और इसीलिए हाइजीन के अलावा हम दूसरा बड़ा ये कारण है कि निप्पल कंफ्यूजन ना हो, माँ का दूध बंद नहीं हो, इसलिए हम बोतल मना करते हैं। और सारे बच्चों के डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि जरूरत पड़े तो साफ चम्मच कटोरी से दूध पिलाएं, चाहे बच्चा थोड़ा रोएगा, थोड़ा दूध छलकेगा, थोड़ा परेशानी होगी, पर बच्चे के निप्पल, आर्टिफिशियल निप्पल यूज ना किया जाए। और दूसरी बोतल चाहे स्टील की हो, चाहे ग्लास की हो, किसकी भी हो, चाहे प्लास्टिक की हो, वो उतनी ही हानिकारक है। डॉक्टर साहब, इसमें बात आती है कि जैसे हमारा बच्चा अभी 6 मंथ का हो गया है, अभी माता जी का दूध हम आइडियली समझते हैं कि माता जी का दूध वो कंज्यूम कर रहा है। अब उसके बाद पहली बार कुछ भोजन हम उसको देते हैं, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कुछ भोजन देते हैं, तो आइडियली वो भोजन क्या होना चाहिए? जी, आपने 6 महीने पे चले गए, एक बार और एक पॉइंट लेंगे कि जो पहली मैंने बताया था, डिलीवरी के बाद जो जच की हुई उसके पहले घंटे में जो दूध आता है
उसको आजकल बोला भी जाता है कि वो बच्चे के लिए पहली वैक्सीन और सबसे अमृत है। हाँ, तो वैक्सीन 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ की छाती से लगाना बहुत जरूरी। और जो माँ को दूध आता है, क्योंकि माँ के दूध पर इतना है कि उसके ऊपर अपन घंटों बात कर सकते हैं, और कई बार उस पर बात होती नहीं है हमारी सोसाइटी में, इसलिए करना चाहिए कि माँ का दूध जो आता है उसमें शुरुआत में जो दूध आता है इनिशियली वो पानी पानी आता है। पहला घंटे का दूध तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जब गाय का भी बच्चा होता है उसके बाद जो शुरुआत का दूध होता है उसको लोग अलग से उपयोग करते हैं एक पदार्थ, खाद्य पदार्थ के रूप में। उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत एंटीबॉडीज होती है। ऐसे ही माँ का दूध तो पहले कुछ दिनों का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, उसकी इम्यूनिटी के लिए। दूसरी चीज, बाद में भी जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो कई बार माएँ क्या करती हैं कि थोड़ा सा एक तरफ से दूध पिलाया फिर दूसरी तरफ से चालू कर देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ को कम से कम एक तरफ 10 से 15 मिनट दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो दूध आता है वह एक तरल पदार्थ होता है, उससे बच्चे की प्यास बुझती है। और उसके बाद थोड़ा गाढ़ा दूध आता है जिसमें फैट ज्यादा है, एंटीबॉडीज ज्यादा है, उससे बच्चे की भूख मिटती है और इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इसीलिए माँ को एक ही तरफ से पहले एक बार में कोशिश करना चाहिए, फिर अगर बच्चा रो रहा है परेशानी फिर दूसरी तरफ से प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये था कि एक तरफ से पिलाया तो एक तरफ से जो दूध अच्छे से एक तो आएगा भी, ज्यादा एक तरफ से पिएगा तो शरीर में एक मैसेज भी जाता है कि दूध की आवश्यकता है तो और बनता है। फिर एक तरफ से हमने पिला लिया, उसके बाद भी बच्चा को अगर बच्चे को और भूख लगी है तो दूसरी तरफ से पिलाएं, या अगली बार जब पिलाएं तो पहले दूसरी तरफ से पिलाएं फिर इस तरफ से। तो अल्टरनेट कर सकते हैं ताकि हाँ दोनों तरफ से। कई बार माएँ बोलती है हमको तो बच्चा एक ही तरफ से पकड़ता है, दूसरी तरफ से दूध आ ही नहीं रहा है। तो वो परेशानी इसलिए होती है क्योंकि उस तरफ से ठीक से ग्लैंड्स अभी ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले जब दूध बच्चा पीने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा भूख है, तो पहले उसी तरफ से कोशिश करें। और अगर फिर भी बच्चा नहीं पी पा रहा है तो उस तरफ से हाथ से दूध निकालने की कोशिश करें, या ब्रेस्ट मिल्क पंप आते हैं, बार बार निकालेंगे तो वो समस्या दूर होगी। उसको छोड़ देना समस्या नहीं है। और अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जैसे आपने पंप का बताया, मुझे एक और चीज़ याद आती है। हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है मातृ छाया, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माता और पिता से दूर रहते हैं, कोई इनको जल्दी कहीं छोड़ के जाता है, तो उनके लिए हम लोग ऐसे माताएं जो दूध दे सकती हैं अपना, तो ऐसे दूध उनके पास आता है, हम लोग लेके आते हैं। पर उसका जो क्वालिटी मैंने वो तरलता काफ़ी रहती है उसमें, पानी का साइज जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में जो लिक्विड रहता है वो ज़्यादा रहता है, फिर बाद में न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड होती है। तो ऐसी कई माताएं हैं जो ऐसे दूसरे बच्चों के लिए, जो उनके खुद के नहीं हैं पर दूसरे हैं, उनको वो अपना मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क दान भी करती हैं। तो ऐसी माताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद, और वो करती रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है उनके साथ। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि वो बच्चे माता के दूध से वंचित रहते हैं। करना चाहिए, पर इसमें थोड़ी सी सावधानी बरत के करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ब्रेस्ट मिल्क बैंक आजकल आ गए। हमारे यहाँ MTH हॉस्पिटल में एक ब्रेस्ट मिल्क बैंक बना हुआ है। तो कोशिश ये होना चाहिए कि क्योंकि जब माएँ दूध दे रही हैं उसको उनको साफ सुथरे तरीके से कैसे बच्चे तक जाए और वो पहुंचे, तो उसके कुछ हाइजीन का और थोड़ी चीज़ों का। और दूसरे जब भी दूध निकालें तो विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर वो माँ को बच्चे को मिल जाना चाहिए, या फिर हम उसको डीप फ्रीज करें या फ्रीजर में रखें, फ्रिज में रखें, फिर उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, 6 महीने का हो गया है, अब उसको कुछ खाना है, तो पहले हम उसको क्या खिलाना चाहिए? जी देखिए, पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, और 7वें महीने से, 6 महीने बाद 7वें महीने से हमें ऊपर का भोजन शुरू करना है। उसको आजकल वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ जी। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीड, इसलिए पहले उसको वीनिंग बोलते थे। वीनिंग मतलब माँ का दूध छुड़ाना है, ऊपर का खाना चालू करना। अब हम ऐसा वर्ड उपयोग नहीं करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माँ का दूध चालू रखना है, साथ में भोजन भी प्रारंभ करना है। अच्छा, माँ का दूध कंटिन्यू करना है और साथ में कुछ ऐड ऑन उसमें। ऐसा नहीं है कि 6 महीने हो गए बस खत्म, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, धीरे धीरे एक ट्रांजिशन है। तो उसके लिए हमें 6 महीने के बाद 7वें महीने से बच्चे को सेमी सॉलिड प्रारंभ करना है। सेमी सॉलिड में क्या आता है, तो कोई पका हुआ जो गूदेदार फल होता है, केला हो सकता है, चीकू हो सकता है, या फिर जो एप्पल वगैरह उसको बॉईल करके उसकी प्यूरी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके के फल हो सकते हैं। दूसरी चीज हो सकते हैं हमारे पतली खिचड़ी हो सकती है, सूजी का, रवे का जो लपसी बन सकती है वो हो सकती है। तो खिचड़ी हो गया, दही में कुछ चीजें, राइस है तो दाल को मसल के पतली दाल हो सकती है, चावल का माड़, या चावल को ज़्यादा पसा देते हैं, ज़्यादा उबाल देते हैं, उसके बाद उसको सॉफ्ट उसको मसल के वो दे सकते हैं। तो इस तरीके के पदार्थ जो थोड़े से सेमी सॉलिड हो, जो बच्चा इजीली, जिसके कई बार दांत आए नहीं होते 6 महीने पे, तो चबाने की कोशिश भी कर पाए, पर उसमें थोड़ा तरलता भी रहे। तो दूध से, लिक्विड से हम सेमी सॉलिड फिर सॉलिड, तो एक ट्रांजिशन है पूरा। और ये शुरुआत करी है तो क्या क्या पदार्थ होना चाहिए, तो सीरियल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, ये 2 चीजें हैं। उबली हुई सब्जियां भी हो सकती हैं, लौकी वगैरह, पर ये अपने माओ के ऊपर, माँ बहुत इनोवेटिव होती हैं और एक से हमको सिखा के जाते हैं कि क्या दे सकते हैं। तो वो तो है, पर कितनी बार होना चाहिए ये भी है। तो कम से कम 3 बार होना चाहिए।
क्योंकि एक बार में आदत नहीं कि आज मैंने सुबह खिला दिया कल, तो एक नियमितता होना चाहिए, रूटीन बनना चाहिए कि रोज दिन में कम से कम 3 बार, एक बार सुबह, दोपहर और एक शाम या रात के समय। और कब देना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बच्चे को दूध पिला दिया उसके आधे घंटे बाद कुछ खिला रहे हैं, तो उस समय जब बच्चे को भूख लगने वाली है, 1-1.5 घंटा हो गया दूध पिला के, उस समय ऊपर का भोजन या कुछ देना चाहिए। उस समय वो सही समय है, बच्चा उस समय एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो आप बोलोगे मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, वो थूक देता। डॉक्टर साहब, अब इसमें एक और चीज़, हमने वजन की बात की कि आइडियली जैसा आपने बताया कि 2.5 से 3.5 किलो वजन होना चाहिए। इसमें ऊंचाई या हाइट का भी कुछ पैमाना है क्या बच्चे की? जी, नॉर्मली जो हमारा सिनेरियो है या सब जगह भी, तो बच्चे का जन्म का वजन कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए। और 2.5 से 3, 3.5 किलो तक होता है, 3.5 भी ज़्यादा भी होता है, पर ये एवरेज है। इसी तरीके से लंबाई जो बच्चे की वो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय। और हेड सर्कमफ्रेंस भी एक बड़ा, जो दिमागी विकास होता है वो भी एक बड़ा करके वो 35 सेंटीमीटर के करीब होती है, जो हेड पे। जी, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। इसको हम एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। तो समय से वजन लेना, समय से बच्चे का लंबाई लेना सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि बच्चे का विकास नियमित रूप से सही हो रहा है कि नहीं। अगर हम ये समय से देखते रहेंगे, चेक करेंगे, तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि ये कुछ परेशानी है। कई बार वो बीमारी हो भी सकती, कई बार बीमारी नहीं भी होती है, वो सामान्य भी होता है, पारिवारिक गुण भी होते हैं, पर देखना जरूरी है। और दूसरा जो हमारी फीडिंग, जो हम माता है, जैसा आपने बताया कि 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, तो इसको और यदि हम समझना चाहें तो, और आप इसमें नहीं, मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि 1.5 घंटे का समय जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं फीड ऑन डिमांड एंड फीड एट लिब। मतलब जब बच्चे को भूख लगे और जितनी बच्चे को भूख लगे उतना दूध पिलाना चाहिए, पहली चीज। तो ऐसा नहीं है कि अभी आधा घंटा हो गया था अभी तो पिलाया था, या अरे बच्चा तो 3-4 घंटे से सो रहा है अभी तक तो डॉक्टर साहब बच्चे ने दूध। तो अगर बच्चे को कई बार मालिश करके सुला देते हैं, दिन में बच्चे 4-4 घंटे सो जाते हैं, 5-5, उस समय आप बच्चे को छाती से लगा के देख सकते हो, भूख लगी होगी बच्चा पी लेगा, कई बार नहीं पिएगा। बस ये देखें कि बच्चे की सांस सामान्य चल रही है, बच्चा अदरवाइज ठीक है तो लंबा सो सकता है 1-आध बार। पर जनरली दूध बराबर आ रहा है तो बच्चा 1-1.5 घंटे तो माँ का दूध पीने के बाद सो जाता है। और बच्चे का विकास, बच्चे को वजन बढ़ रहा है कि नहीं, वो डॉक्टर से हाइट बढ़ रही कि नहीं। एक और बड़ी चीज होती है जो आपको बता दूं कि बच्चे को 24 घंटे में बाथरूम पेशाब कितनी बार हो रही है। हाँ, ये भी एक बड़ा विषय होता है। इससे आपको समझ में आ सकता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है कि नहीं। अगर 24 घंटे में, इसको यूरिन काउंट भी वर्ड यूज किया जाता है साइंस में, अगर बच्चे का यूरिन काउंट 6 बार से 24 घंटे में 6 बार पेशाब हो रही है तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अब मौसम के अनुसार से कम ज्यादा हो सकता है, गर्मियों में थोड़ी कम होगी और बारिश ठंड में ज्यादा। मतलब ये आइडियल कंडीशन है बच्चे की हेल्थ को चेक करने का। एक तो हेल्थ हो गया, उसका वेट हो गया, हाइट हो गया, यूरिन कितनी बार कर रहा है, तो भोजन कितने टाइम हम फीड करा रहे हैं, वो हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे भी हमने डिस्कशन किया कि माता जी का जो दूध है 6 महीने तक हमने पिलाया, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फूड उसको देना स्टार्ट किया, तो अब इसमें माता का दूध कब तक और पिलाना है, कब तक 6 महीने और 1 साल और, तो उसका प्रोसेस क्या है? जैसे आपने बोला एक ट्रांजिशन पीरियड है ये, तो वो ट्रांजिशन पीरियड को कब तक लेके चलना है? वैसे तो माँ का दूध सामान्यतः ऐसा भ्रांति हो गई थी कि 6 पे बंद करना, वो नहीं करना, ठीक है। कब तक पिलाना, तो कम से कम 2 वर्ष 2 वर्ष तक तो माँ का दूध पिलाया ही जा सकता है। कुछ माएँ उसके बाद भी पिलाती हैं, उसमें मना नहीं है, पर एक 2 वर्ष का एक है कि जब तक धीरे धीरे बच्चा भोजन सीख जाता है, सॉलिड फूड पे आ जाता है, उसका जो पोषण है ऊपर के भोजन से आराम से मिल जाता है, और उस समय माँ का दूध पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। तो 6 महीने से 2 वर्ष 1.5 साल हैं, जब तक बच्चे को हम धीरे धीरे खाना बढ़ा रहे हैं, 3 बार 4 बार, और फिर ज़्यादा भोजन धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे दिन में माँ का दूध बंद होगा, फिर रात में भी बंद होगा, इस प्रकार। क्योंकि तब तक आप यहाँ इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं, विकास हो रहा है, तो एक तो शारीरिक विकास है, पर एक मानसिक विकास भी होता है, एक सिक्योरिटी आती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग केवल न्यूट्रिशन नहीं है, वह एक मानसिक विकास में भी और सिक्योरिटी में, बच्चे का जो बहुत सारे बोलते हैं ना कि ये विकार है, इनके मानसिक विकार हैं, वो सब उसके जन्म के समय से, जन्म के पहले जो पेट के अंदर बच्चा था, उसके बाद पहले 2 वर्ष कितना फीडिंग मिला, माँ का कितना क्लोज उसको संपर्क मिला, परिवार का कैसे मिला, इन सब चीज़ों से हमारा मानसिक विकास भी होता है। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी मिलती है बच्चे को माँ के साथ रह के, और वो स्किन टू स्किन जो टच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। जो एक माँ से बॉन्डिंग आती है वो ऐसे ही आती है। तो इसीलिए 2 वर्ष तक तो कम से कम माओ को, हाँ कई जगह परेशानियां हैं, तो माएँ उसमें हम बोलते हैं कि आप दूध एकदम से बंद, मान लो आप ऑफिस में, आजकल सबके IT जॉब्स हैं, ये है, तो 4 महीने से भी ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती उनको। तो वो क्या करते हैं, उनको हम उपाय देते हैं कि भाई आप एक्सप्रेस मिल्क दो। एक्सप्रेस मिल्क मतलब दूध निकाल के रखो, जैसे आपने बताया, उसके नियम होते हैं, वो सिखा देते हैं। आजकल सुविधाएं हैं
तो हम माँ का दूध उनको बताते हैं, अलग अलग टाइम पे वो निकाल सकती हैं, जब ऑफिस में है तब भी निकाल कर वो स्टोर कर सकती हैं। तो माँ का दूध जो निकाला हुआ है, अगर तुरंत आधा घंटे के अंदर उसको अच्छे से स्टील के बर्तन में ढक के स्टोर किया जाए, फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में, उसको जमाना नहीं है, फ्रिज में बस, फ्रीजर में नहीं, अगर रखा जाए तो अगले 24 घंटे में उसको उपयोग कर सकते हैं। उसको उपयोग करने का भी तरीका कि जब फ्रिज से आप निकालेंगे आधा घंटे उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, अगर ऐसे गर्मियों के दिन हैं तब तो वो अपने आप पीने योग्य हो जाता है, उसको करें। अदरवाइज अगर आपको गर्म ही करना है तो एक गर्म पतीले में पानी लें, गर्म पानी, उसमें उसको स्टील के बर्तन को रखें, वो सामान्य रूप से गर्म करनी, रूम से गर्म हो जाए। उसको उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और एंटीबॉडी है, जो आप उसको उबालोगे वो खत्म हो जाएगी। तो आप गाय का दूध उबाल सकते हो, भैंस का उबाल सकते हो, माँ का दूध मत उबालिए। को नहीं उबालना है जी। इसको एक्सप्रेस मिल्क आप बता, एक्सप्रेस मिल्क होता है, और ये एक बच्चे के लिए माएँ करती हैं, जो जा रही हैं रात भर में निकाल के रखती हैं, ऑफिस जॉब पे जाती हैं, जो व्यक्ति वहाँ पर है एक आध बार माँ का दूध देता है, अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो बीच में भोजन भी हो जाता है, शाम तक माँ आ जाती है, वापस चीज़ों ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ भोजन भी चालू होता है और उसको माँ का दूध भी मिलता रहता है। ऐसा है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और प्रश्न आता है कि बच्चे की आइडियल नींद, कि कई माताएं बोलती हैं कि हमारा बच्चा तो 15 घंटे सोता है, 20 घंटे सोता है, उठता ही नहीं है, बस मिल्क लेने के लिए उठता है फिर सो जाता है, तो ये मैंने ठीक रहता है, नहीं ठीक है, इससे बच्चे की कितनी ग्रोथ होती है, उस बारे में आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। सुना ही होगा कि हम जो स्लीप है या नींद, निद्रा है, वह बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जब हम सोते हैं तो हमारे दिमागी जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनमें बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, तो विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए भी, और जो हमारे शरीर में विकृति आती है उनके सुधार के लिए भी, दोनों के लिए नींद की आवश्यकता बहुत है। और बच्चों के लिए तो नींद बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। जो दिमागी विकास होता है सबसे अधिक होता है पहले 3 वर्ष में। पहले 3 वर्ष में 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका था, जो बचा 10% रहता है वो अगले 3 वर्ष, मतलब 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो अगर 6 वर्ष तक हमने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में उसको निद्रा, जितनी नींद मिलना चाहिए वो दी, तो उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो बात आई तो कितनी नींद, तो जितना बच्चा सो रहा है उतने लिए अच्छी है। अगर बच्चे को कोई परेशानी है, वो ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो बच्चा समय से, उसका भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो जितनी नींद उसके शरीर को आवश्यकता है वो लेगा। कुछ बच्चे 18-18 घंटे दिन में सोते हैं। हाँ। 18 से 20 घंटे जब पैदा होते हैं बच्चे सोते हैं, और माँओं को मैं समझाता हूँ अच्छा है, आपको भी आराम मिल रहा है, आपके शरीर को भी आराम की आवश्यकता है, तो माँ भी आराम करे, बच्चा भी आराम करे, दोनों साथ में सोए ना। तो और फिर धीरे धीरे बच्चे की नींद कम होती है। पर पहले 5 वर्ष या 10 वर्ष तक भी बोलें तो कम से कम पहले 2 वर्ष तो मैं बोलूँगा कि 10 से 12 घंटे तो कम से कम नींद होना ही चाहिए बच्चे की, कम से कम 12 घंटे 2 वर्ष तक के बच्चों को तो सोना ही चाहिए। फिर 2 वर्ष से 10 वर्ष तक अगर हम बोलें तो कम से कम 8 घंटे, तो 6 से 8 घंटे कम से कम, ये 8 से 10 घंटे बल्कि लगाना चाहिए, 8 घंटे कम से कम है, 8 से 10 घंटे तो लगाने के, ये 8 से 10 घंटे 12 वर्ष तक के बच्चों को सोना ही है। तो आजकल के स्कूलों में और इतनी क्लासेस के बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और स्क्रीन टाइम इतना हो गया है, पर अगर बच्चा 8 घंटे से कम नींद ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य पर असर होगा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी। उसके बाद के शरीर में जब जाओगे तो 6 से 8 घंटे एक एडल्ट जो नॉर्मल हमारे अपने जैसे हैं, तो हमें भी 6 घंटे से कम की अगर नींद है तो हमारा स्वास्थ्य दिन में चिड़चिड़ापन बना रहेगा। अब हमारा बच्चा काफ़ी थोड़ा सा बढ़ गया है, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी वैक्सीनेशन की जी, तो वैक्सीनेशन अब हमें कई बार तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑन टाइम भी कुछ वैक्सीनेशन लगाते हैं, और इसका पर्टिकुलर चार्ट भी बनाया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की जाती है कि इस डेट पे आपको ये वैक्सीन यूज़ करनी है, ये वैक्सीन यूज़ करनी है। तो ये वैक्सीनेशन कब से शुरू होता है और कब, कितनी ईयर तक इनको देनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गर्ल्स या बॉयज़, दोनों के लिए? तो वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी की बात चल रही है, इम्यूनिटी, तो क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा खुद गलतियां करके सीखना जरूरी नहीं है ना दुनिया में जी। तो जैसे ही दूसरों की गलतियों से हम सीख सकते हैं, इसलिए कोई बीमारी अगर हमको होती है तो उसके शरीर, हमारे शरीर में उसके प्रति इम्यूनिटी, जब हम ठीक हो जाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो अब हर बार हम बीमारी होगी तभी इम्यूनिटी डेवलप होगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो कभी कई बार हमारा शरीर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, हम उससे लड़ पाएंगे कि नहीं, इस गारंटी नहीं है। तो इसीलिए वैक्सीन आई, और वैक्सीन आज के ज़माने से नहीं आई, सदियों से चल रही है। और भारत में तो अंग्रेजों के द्वारा रिकॉर्ड है, बंगाल में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो 16वीं शताब्दी में भी लग रही थी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, जो काशी से पंडित आते थे वो एक खास सीजन में आते थे, और उनके पास एक पाउडर फॉर्म में जो दूसरे स्मॉल पॉक्स के पेशेंट रहते थे उनके पस को निकाल के ड्राई करके सुखा कर उसको वो रखते थे, उसको वो चुबोकर कुछ मात्रा में अलग अलग गांवों में जाकर वो वैक्सीनेट करते थे उस सीजन में, ताकि लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो। ये डॉक्यूमेंटेड है और उसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेड है। बाद में जो वैक्सीनेशन, उसी कॉन्सेप्ट पे वैक्सीनेशन आया है,
और बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ये सही तरीका है और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। तो वैक्सीनेशन कब से शुरू होते हैं, तो आज की जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी है, IAP भी हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन कहलाती है, वो भी बताती है। तो उस शेड्यूल में पहली वैक्सीन तो जन्म के समय ही, जन्म के साथ ही, जन्म के साथ पहले दिन 24 घंटे में हेपेटाइटिस बी की 0 डोज कहलाती है, वो लग जाती है। पोलियो की ड्रॉप भी दी जाती है। कहीं कहीं संभव हो सकता है जहां पर BCG भी, तो ओरल पोलियो, BCG और हेपेटाइटिस बी 3 वैक्सीन पहले दिन ही लगा दी जाती है। जो कुछ कारणों से नहीं लग रही तो अगले कुछ 7 दिनों में, 10 दिनों में, पर ये एक शेड्यूल में है। तो ऐसे शेड्यूल होता है। फिर उसके बाद 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में कुछ और वैक्सीन लगती हैं। फिर उसके बाद 6 महीने पे है, 9 माह पे, ऐसे शेड्यूल करके 2 वर्ष तक बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीनेशन हो जाते हैं। मोस्टली 2 साल में, 2 साल तक। फिर ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं, फिर 2 साल के बाद क्योंकि ये इम्यूनिटी एक बार आ गई तो वो कई बार अपने आप क्षीण हो जाती है, वीन ऑफ हो जाती है। तो उनके लिए बूस्टर्स आते हैं। तो बूस्टर वैक्सीन 5 साल पे लगेगी, 10 साल पे लगेगी, 15 साल पे, तो ऐसे बूस्टर वैक्सीन आती हैं। कुछ स्पेशल वैक्सीन होती हैं जो समय समय पे आती हैं, जैसे कोविड के समय में आई थी, वो ली गई। अभी आजकल आपने सुना होगा तो HPV बच्चेदानी का कैंसर जो होता है, गर्भाशय का कैंसर, तो उसके लिए बच्चियों को, वो गर्ल्स चाइल्ड के लिए दिया, गर्ल्स को स्पेशली दी जा रही हैं। वो 10 वर्ष से ऊपर की बच्चियों को वो चालू की गई। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, पर इसके बीच में कुछ मिथ भी होते हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, या फिर कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से लेना चाहिए। तो ये कुछ मिथ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा क्लियर करें। पहली चीज़, वैक्सीनेशन जरूरी है, मस्ट है वो तो जी। दूसरी चीज़, कम से कम जो गवर्नमेंट में लग रही हैं अभी उतनी तो लें। जी। वो मुफ्त हैं। आपके घर के आसपास आंगनवाड़ियों में मिल रही हैं। वहाँ पे एक निश्चित दिन होता है, उस दिन जाएं। जिनका आंगनवाड़ी कार्ड नहीं बना हुआ है उनको आसपास के किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में जाके लेना पड़ेगा। तो समय से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट देंगे तो आंगनवाड़ी वाला कार्ड बन जाता है और सबको वैक्सीनेशन वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ भीड़ भी नहीं होती है। तो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट, दोनों अच्छे हैं, बस उनका कोल्ड चेन मेंटेन अच्छा होना चाहिए। और गवर्नमेंट में अभी तक जो मैंने सिस्टम देखा है, मैं गवर्नमेंट में बहुत समय रहा हूं, तो उनका जो कोल्ड चेन मेंटेन सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो वैक्सीन ले जा रही हैं अच्छी कंपनियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ली जा रही हैं और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसमें चिंता ना करें। जो गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस भी हैं, उनको कैसे समय से सही टेम्परेचर पे वहाँ तक पहुँचाना है, कैसे लगाना है, इसकी बहुत ट्रेनिंग होती है सभी की, तब जाके बच्चों के तक वैक्सीन पहुँच रही है। और विश्वास रखें, जो वैक्सीनेशन में इंडिया का जो आज का स्थान है बहुत अग्रणी है और हमारी वैक्सीन विश्व स्तर पे क्वालिटी वाली हैं। गवर्नमेंट में तो कम से कम लेने, बिंदास होकर लेना चाहिए। प्राइवेट में भी जाएं, प्राइवेट में जा सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको प्राइवेट में डॉक्टर्स से लेना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स भी वैक्सीन देते हैं, वो खर्चीले हैं समय उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स को भी वो वैक्सीन खरीद के लेना है और कुछ उसमें वो कमाई भी रहती है। वो ठीक है, वो अपना एक विषय हो सकता है, उस पर नहीं, पर वैक्सीन लगाना जरूरी है। वो ये एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं। आप रोड पे चल रहे हैं, उसमें भी खतरा होता है, तो वैक्सीन लगाएंगे तो थोड़ा दर्द भी होगा, थोड़ी चुभन। कुछ वैक्सीन हैं जिनसे बुखार आता है, कुछ से सूजन आएगी लोकल एरिया में, उनके लिए उपाय हैं, पर रेयर है। ज्यादातर जो वैक्सीन हैं मार्केट में, उनसे कोई ऐसे गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं है जी। अब उसके बाद जब हमारा बच्चा और आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें जैसे आपने सजेस्ट किया कि मदर मिल्क जो हम यूज़ करते हैं तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों को नहीं मिल पाता है तो वो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें आगे फ्यूचर्स में दिखती हैं। पर इसमें जब हम देखें तो एक जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम होता है, इम्यूनिटी बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, तो ये इम्यूनिटी हमारे वैक्सीनेशन से डेवलप होती है। तो ये इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी वैक्सीनेशन के अदरवाइज कैसे डेवलप? इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। तो ये तो शुरुआत हो गई जब से बच्चा पेट में था। इम्यूनिटी 3 चीजों पे डिसाइड कर सकते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या है इम्यूनिटी के लिए? एक तो पोषण, डाइट, ठीक है। दूसरा होता है, जैसे आपने बात करी थी नींद की, निद्रा की, तो रिजुविनेशन के लिए निद्रा, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। तो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहती है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ये 3 चीजों से इम्यूनिटी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जेनेटिकली भी कुछ चीजें होती है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, कुछ क्षेत्र के अनुसार, जो पहाड़ों पे जो लोग रह रहे हैं उनको अलग तरीके की। तो ये आजू बाजू का जो वातावरण है, क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है। कोई भी बीमारी होगी तो उसके लिए कीटाणु चाहिए या रोगाणु चाहिए। तो रोगाणु अगर है पहली चीज वो, दूसरा कि वैसा वातावरण जिसमें रोगाणु पनपता है, तो वातावरण कैसा है उस पर, और तीसरा शरीर जिसमें बीमारी होगी। तो शरीर अगर बीमार है या कमजोर है तो कमजोर शरीर, खराब वातावरण और
स्ट्रांग या बहुत विषाणु जो भी है, विषाणु। सशक्त विषाणु, ये तीनों मिलके बीमारी बनाते हैं। ये तीनों संयोग जहां हो गए तो बीमारी आपको हो जाएगी। तीनों में से 2 या 1 भी कोई चीज नहीं है तो आप बीमारी से बच जाओगे। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें जी। उसके लिए अच्छा पोषण लेना है, अच्छी नींद लेना है, अच्छी एक्सरसाइज करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। फिर दूसरा, हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, उसके अनुसार अपने आप को ढांकना है, जितना हो सकता है उस पर ध्यान रखना चाहिए, तो उसका एक हो गया। फिर चौथी चीज़ है कि कीटाणुओं से बचना चाहिए, विषाणुओं से बचना चाहिए। तो उसके लिए डायरेक्ट तो अभी हमें पता नहीं, पर कम से कम एक व्यक्ति बीमार है, संक्रमित है, तो उससे हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं। उसको दूसरे, जैसे एक समय था ना कि जैसे माता आई तो उसको अलग रूम में रखना है, किसी को सर्दी खांसी हो रही है तो उसको बोलते कि ये छींको तो मुंह हाथ पे लगा के रखो। समय से हम बोलते कि हाथ धो, भोजन के पहले, इनके बाद साफ हाथ धोना है। तो ये जो अच्छी आदतें हैं वो इसीलिए होती हैं कि कम से कम कीटाणु या विषाणु हमारे शरीर में जाए। अब हमारा बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो अभी जैसे हम वर्तमान में देखें कि हमारा डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ में हम लोग आजकल गूगल सर्च, मोबाइल यूजेस, टीवी और हर चीज़ों की इजी एक्सेस है जी। तो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल स्क्रीन दे देते हैं, वो उसमें रील देख रहा है और खाना कंज्यूम कर रहा है। तो ये कितना डेंजरस है? डेंजरस तो है, हम सभी जानते हैं। कोई भी इसको नहीं बोलता है कि भाई स्क्रीन दिखाना चाहिए, पर ये भी है कि अब हमारे जीवन में इतना आ गया है कि मोबाइल के बिना तो कुछ किसी का गुजारा नहीं होता। तो ये मानना पड़ेगा कि भोजन के समय बहुत सारी माएँ स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया है क्योंकि आसान होता है। एक बार बच्चे का फोकस वहाँ है तो बच्चे के मुंह में आसानी से जो भी दो चला जाता है। इसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों, कैसे? तो ये शुरुआत से ही होना चाहिए कि जब बच्चे को माँ खाना खिलाना सिखाना शुरू कर रही है तभी स्क्रीन नहीं देना चाहिए। अगर उसकी आदत नहीं बनेगी तो ये आगे जाके नहीं होता है, लेकिन जिनकी आदत बन जाती है तो पहली चीज़ तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर है भी, कम से कम भोजन के समय स्क्रीन टाइम नहीं रहे। पावलोव का एक एक्सपेरिमेंट है, एक समय साइंटिस्ट हुआ जिसका डॉग था कि उसको बोलते हैं कि वो कुत्ते को घंटी बजाता था और भोजन देता था, घंटी बजाता था फिर उसके बाद भोजन देता था। तो उसको आदत हो गई थी कुत्ते को, तो सिर्फ घंटी बजाता था और कुत्ते को सलाइवेशन होने लगता था। अच्छा, ओके। तो ये माइंड की ट्रेनिंग हो गई है, फ्रेमिंग ऐसी हो गई है। तो बच्चे का स्क्रीन से भूख का कनेक्शन हो गया। आप स्क्रीन नहीं दिखाओगे बच्चा खाना नहीं खाएगा। तो ये एक तरीके से अवर्जन होता है। और उसमें बच्चे का खून उससे तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं ना, बच्चे का स्वाद कैसा है, भोजन क्या है, उससे उसका तारतम्य बना ही नहीं है। तो आपने केवल स्क्रीन के कारण पेट में भोजन उतार तो दिया पर बच्चे का पोषण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए स्क्रीन टाइम को, ये बिचौलियों को हटाना चाहिए। स्क्रीन टाइम होता है तो बच्चा देखने के चक्कर में खाता जाता है, ओवर ईटिंग होती है, उसके कारण बच्चों में अपच होती है, कॉन्स्टिपेशन होगा, उल्टियां होंगी, बहुत सारी परेशानी, और ओबेसिटी तो कुल मिलाकर है ही। तो कुपोषण केवल कम भोजन नहीं है। तो आज की भोजन भी कुपोषण, आज की परेशानी जैसे जानकारी का बहुत प्रचुर मात्रा में हो गया, इसलिए भोजन भी इतना है कि कुपोषण ऐसा हो गया कि ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी सबसे बड़ी नई परेशानी आ गई। और खासकर बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा, तो ये इसी के कारण, इन्हीं सब का लक्षण है। समय से भूख लगे इसलिए एक नियम होना चाहिए कि इतने बजे भोजन मिलेंगे या इतने बजे से इतने बजे तक मिलेगा और यही भोजन में मिलेगा। तो आदतें सुधारना पड़ेंगी और उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। डॉक्टरों के पास हमारे पास रोज आ जाते हैं कि आप भूख बढ़ाने की दवाई दे दीजिए, पाचन की दवाई दीजिए। आदतें हम नहीं सुधारेंगे तो दवाएं केवल 5% काम करती हैं, 95% तो हमारी आदतें काम करती हैं। पर आज युवा में हमारे एडल्ट जो लोग हैं, हमारे पिताजी माताजी, इन लोगों में स्क्रीन टाइम जो है काफ़ी बढ़ रहा है। तो इससे क्या, कोई किसी का 5 घंटे, किसी का 10 घंटे, यदि हम अब स्टूडेंट या यूथ में ये देखें, क्योंकि सब जगह अब तो एआई का जमाना आ गया है। तो स्क्रीन के बिना तो कुछ होना नहीं है जी। तो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है, पहली चीज़ तो बच्चों में स्कूल टाइम में तो कम से कम कोशिश करना चाहिए कि कम से कम रहे। 1 घंटे 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों में, जहाँ तक हो। ये खासकर मैं 8-10 साल तक के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। और 5 साल से कम में तो कोशिश करना चाहिए कि हो तो जहाँ तक दूर की, जैसे स्क्रीन, टीवी ज़्यादा अच्छा है, मोबाइल से ज़्यादा अच्छा है कि टीवी, क्योंकि जितने पास आपके स्क्रीन होगी उसकी आपकी दृष्टि में भी असर पड़ता है। तो इसीलिए 20-20 रूल इसलिए ऐसा बोला जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारे एक फ्रेंड ने उन्हें बताया कि ये मानते भी हैं कि अगर हम लंबे समय तक स्क्रीन पर काम कर रहे हैं तो उसमें 20 रूल ये होता है कि अगर हम 20 मिनट से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक 20 मिनट में एक ब्रेक लेना है। और कितना ब्रेक लेना है? कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक आंखों के लिए। आप उठ के जाओ ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप अपना दृष्टि स्क्रीन पे से हटाएं, कम से कम 20 फीट की दूरी पे किसी चीज पर केंद्रित करें। तो क्या होता है, मसल्स को फटीग हो जाता है एक पास की स्क्रीन से देखने पे, एक दूसरे, दोनों में अलग अलग मसल्स उपयोग होती हैं। तो 20 सेकंड के लिए या तो आंखों को बंद कर लें, थोड़ा 20 सेकंड के लिए बाहर दूरी की देखें, इससे आपके आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। तो आंखों की जो परेशानियां हैं और जिसने चश्मे, नज़र की दूसरी परेशानियां हैं, सर दर्द है, ये थोड़ी सी कम हो जाए।
एक फिजिकल एक्टिविटीज़ का काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, तो इसमें मैंने कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम समझ सकते हैं, डिफाइन ये कर भी सकते व्यवहार में है कि अब परिवार में आदतें होना चाहिए हाँ। कि रोज सभी कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, हल्के व्यायाम हो सकते हैं, योग हो सकते हैं, कोई खेल हो सकता है। बच्चों को आप बोलोगे कि एक्सरसाइज करो, दौड़ो, तो नहीं करेंगे। तो बच्चों को हमें तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी मतलब खेल। हाँ। तो एक जमाने में बच्चे रास्ते पे मोहल्ले में आंगन में खेलते रहते थे और घंटों खेलते थे, घर बुलाना पड़ता था। अब चूंकि ऐसी चीज आ गई है स्क्रीन, तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो उनका 1 घंटे कम से कम आउटडोर एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी हो। अब उसके लिए वो कोई खेल खेलने जा रहे हैं तो खेल में जाएं, नहीं तो कोई भी दौड़ना, हल्का फुल्का एक्सरसाइज हो सकती है। सुबह सुबह अगर कुछ करने का समय मिल सकता है, बड़ों के साथ में या एक साथ 2-4 बच्चे, योग हो सकता है, हल्का व्यायाम हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है। तो खासकर मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर हम योग और आसन करा रहे हैं, उनसे उनका कंसंट्रेशन, ध्यान बढ़ता है। इन सब चीज़ों में भी फायदा होता है। और यदि फिजिकल एक्टिविटी कोई व्यक्ति, बच्चा नहीं कर रहा है, कोई या यूथ या टीनेजर नहीं कर रहा है, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे उनसे? देखिए, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में शारीरिक, फिर मानसिक और एक आध्यात्मिक भी पक्ष आता है। तो स्वस्थ रहना है तो आपको अगर फिजिकल एक्सरसाइज, ऐसा बोला जाता है कि कम से कम आधा घंटे ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज इसलिए करना कि एक बार कम से कम शरीर में पसीना आ जाए। अच्छा, ओके। तो वो करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक बार रिलैक्स हो जाती है, बाकी चीज़ें, माइंड रिलैक्स होता है। अच्छी नींद लेना जितना जरूरी है, उतनी अच्छी एक्सरसाइज भी जरूरी है। जब आप वो करते हो तो पूरे शरीर में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें, विकार निकलना चाहिए तो वो बाहर जाते हैं, शरीर के छिद्र खुल जाते हैं, त्वचा स्वस्थ हो जाती है, फिर आपका माइंड भी हल्का होता है। जब आप कभी अच्छा कोई खेल करके आओगे 1 घंटे, तो आपके बाद उसको आपको लगेगा कि मेरे शरीर में रिलैक्सेशन हो गया। कि जितना एक बोलेंगे कि नींद लेने के बाद फायदा होता है, उतना 1 घंटे खेलने से भी फायदा होता है। स्वास्थ्य पर असर इसलिए आता है क्योंकि अपना शरीर का विकास नहीं हो रहा है, मसल्स का उपयोग नहीं हो रहा है, सारे सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं उस समय। तो उनके ऊपर स्वास्थ्य, जो व्यक्ति नियमित शारीरिक गतिविधियां कर रहा है, उसका स्वास्थ्य दूसरे जो आराम से या बोलेंगे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले से, उनसे अच्छा ही होता है। अच्छा होता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, डॉक्टर साहब, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी भेज रहे हैं। तो कई बार उनके ये डाउट रहते हैं कि स्पोर्ट्स में हम भेज रहे हैं और हमारे जो नॉर्मल डाइट हम ले रहे हैं घर में, या हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हम क्या चेंजेस करें कि स्पोर्ट में भी हमारा बच्चा काफ़ी अच्छा एक्टिव रहे? जी जी। तो उसके लिए अलग से कुछ डाइट प्लान होना चाहिए, या फिर जो रेगुलर जो कंज्यूम कर रहा है वो उसमें हम ठीक रहेगा? देखिए, बच्चे का विकास के लिए वैसे भी कुछ डाइट में मुख्य चीज़ें होना ही चाहिए। जैसे अलग अलग समय पे, जैसे मैंने बोला, पहले 6 महीने बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध पर्याप्त है, पर 6 महीने के बाद नहीं है। इसलिए हमने भोजन शुरू किया। तो अब बच्चे का जो भोजन है, तो बच्चे के शरीर का विकास होता है। विकास होता है तो खास एक समय होता है, जैसे एक टाइम होता है, जैसे 2 से 5 वर्ष में बच्चे की लंबाई बढ़ रही होती है, वजन उतना नहीं बढ़ता है। उसके बाद लगभग स्टैटिक चलता है। फिर 10 से 12 वर्ष में बच्चे और बच्चियों में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके कारण उनका ग्रोथ बढ़ती है, इसको प्यूबर्टी बोलते हैं। उस समय फिर उनको अलग आवश्यकता है। तो जिस समय जैसी आवश्यकता है, पर एक चीज तो माने कि बड़ों से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट बच्चे ले सकते हैं। तो साथ में प्रोटीन, क्योंकि इनके शारीरिक विकास होना है, तो संतुलित आहार होना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनकी मात्रा में भोजन में प्रचुरता से होना चाहिए। तो दालें जो इनके सोर्स होते हैं, तो प्रोटीन है तो दालें हैं, फिर उसके बाद पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जो वो ले सकते हैं। कुछ लोग नॉनवेज लेते हैं तो वो अंडा या वो ले सकते हैं। फिर जैसे कार्बोहाइड्रेट तो हमारे सीरियल्स में मिलता ही है, दाल है, चावल है, राइस है, इन सब में मिल रहा है। फिर उसके अलावा फैट, तो कुछ मात्रा में घी भी जरूरी है, फैट भी जरूरी है। सभी भोजनों में या पदार्थों में थोड़ा थोड़ा फैट होता है, पर ये एक अलग से दिया जा सकता है बच्चों को खासकर। फिर मिनरल्स, तो हरी सब्जियां और फल हैं जिनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो बाकी भोजन में नहीं होते, तो उनकी आवश्यकता है। तो सलाद भी उतनी जरूरी है, फल भी उतने जरूरी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब के बाद हम भूल जाते हैं वो पानी। तो पानी भी प्रचुर मात्रा में, अच्छे से पानी बच्चे को मिलना चाहिए। पानी ज़्यादा पिए बच्चे, उससे भी शारीरिक विकास अच्छे से होता है। तो जैसे आपने डॉक्टर साहब बताया कि पॉवर्टी फेस एक जो रहता है, पॉवर्टी फेस रहता है, उसमें क्या क्या हेल्थ का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? तो प्यूबर्टी जो हम बोलते हैं, जो प्यूबर्टी है 8 से 12 वर्ष में शुरुआत होती है। बच्चियों में कुछ जल्दी हो सकती है, बच्चों में कुछ लेट आती है, लड़कों में। पर उस समय शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। एक तो होता है कि भाई बहुत सारे स्किन पे, जैसे शरीर पे अलग अलग जगह बाल आना होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू होता है। लड़कों में चेहरे पे बाल आ जाएंगे, मूंछें वगैरह आएंगी, आवाज़ बदल जाती है बच्चों की। बच्चियों में मेंसेस आना चालू हो सकते हैं। तो ये सब तो एक शारीरिक परिवार आते हैं। फिर मानसिक, चिड़चिड़ापन होगा, बहुत सारी चीजें कमी होती हैं, हार्मोन इम्बेलेंस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नहीं थे। तो उस समय पोषण, एक तो भोजन
और उस समय आजू बाजू का वातावरण, दोनों को, तो environment पेरेंट्स को भी, तो दोनों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में सबको जानकारी हो, बच्चों को भी हो और पेरेंट्स को भी, दोनों अवेयर होना चाहिए कि इस समय बच्चों के ये चीज़ें होती हैं, हमें उसकी जानकारी रहेंगी तो हम बेहतर तरीके से उसका कोप अप कर पाएंगे उससे। पर भोजन कैसा होना चाहिए, तो इस समय पे कम से कम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बच्चों में ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं ना कि अरे डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो अभी 12 साल का ही है, इसके देखो बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, ये देखो। वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, उनका उतना पोषण अच्छा नहीं है, उतना उनको नहीं मिल पा ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, आप उसका पोषण ठीक करिए। तो उस समय पोषक तत्व ज़्यादा मिलना चाहिए। उस समय हमको ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है तो ज़्यादा फल सब्जियां जाएंगी, ज़्यादा प्रोटीन जाएगा। इस पे हमें जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उस एज भी ऐसी होती है कि एक्सपोजर हो जाता है और उस समय जंक फूड बहुत होता है और मुख्य भोजन पीछे रह जाता है। तो क्योंकि पेट में जगह तो उतनी ही है, भूख तो उतनी ही है, क्या जा रहा है, अगर हम दूसरा जंक फूड आ जाएगा तो अच्छा भोजन नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको अवॉइड। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा वैसे आपने जंक फूड का याद दिलाया, क्योंकि हमारे जो टीनेजर स्टूडेंट हैं या जो एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप अपने पार कर चुके हैं, इन बच्चों का जो रुझान या हम रुचि देखें तो जंक फूड की तरफ बढ़ता है। तो जो बढ़ रहा है वो तो ठीक है, पर उसके साथ वो न्यूट्रिशन फूड लें, जरूरी है वो ट्राई करें। वेस्टर्न कल्चर को जो हमारे पास आ रहा है उसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं हर चीज़ खाने की, पर उसको कैसे वो ध्यान रखें कि हमारे न्यूट्रियस वैल्यूज़ को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। जंक फूड मतलब ऐसा भोजन जिसमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व नहीं है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। अब जिसमें हर चीज़, चिप्स से लेके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ उसमें वो कोल्ड ड्रिंक मानता हूँ, वो भी एक बड़ा विषय है। तो कई बार जैसे विषय चल जाता है ना कि चाय ले लेंगे, दूध ले लेंगे या नहीं पियेंगे, लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, डाइट कोक पी लेते हैं, बच्चों में बड़ा रहता है। तो पहले तो क्या है कि जो परोसा जाता है वो बच्चा लेता है। तो आज का हमारा वातावरण ऐसा हो गया है, और चूंकि अब ओपन प्लेटफॉर्म है, स्क्रीन तो है ही, और सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए या हर चीज़ के पैसे, हम भोगवादी समाज विलासिता वाला हो गया ना कि तो हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो उसी के ऐड कर रही हैं। तो हर जगह एडवर्टाइजमेंट में हमको दिख रहा है, कोल्ड ड्रिंक दिख रहे हैं, चिप्स दिख रहे हैं, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब दिख रहा है। तो जितना हम बच्चों को परोस रहे हैं वैसा बच्चा खा रहा है। तो अगर हमें पहले तो प्रयास होना चाहिए बड़े स्तर पर, सरकार के स्तर पर भी, स्कूलों में भी, संस्थानों पर भी और समाज के स्तर पर भी, कि इस एडवर्टाइज पर, जैसे हम तम्बाकू पर लिखते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं चेतावनी आना चाहिए। ये तो मेरी तरफ से पर्सनल सुझाव है। पर दूसरी चीज, ठीक है, तो फिर हमें अवेयर कराना है। तो जंक फूड बच्चों को उसके बारे में जानकारी दें, पेरेंट्स को उसके बारे में अवेयर कराएंगे। कितना जंक फूड अच्छा है, जंक फूड तो अच्छा है नहीं, एक बार के जहर कितना अच्छा है तो ऐसी बात नहीं, पर ठीक है कितना, तो कम से कम सप्ताह में एक बार कोई एक चीज इस पे आना चाहिए। अच्छा, महीने में नहीं बोल रहा हूँ, सप्ताह में कोई भी। तो भाई रविवार का मान लिया, तो एक बार के मील या एक बार का भोजन में जंक फूड होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, और ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड ही करें, कोशिश करें तो बिल्कुल ही ना लें। जहां तक हो तो मैं बोलूंगा, फिर उसमें भी कैटेगरी होती है ना कि अगर जहरी लेना तो कौन सा वाला, कम जहरीला वाला लेंगे। तो अगर सांप से कटाना तो कौन से वाले सांप से कटवाओगे, तो अगर ऑप्शन मिलेगा तो कम जहरीले सांप से। तो जंक फूड में भी कैटेगरी हो सकती है कि आप भैया पिज्जा की जगह आप क्या खाओगे, पराठा खा लोगे या पूड़ी खा लोगे, इस टाइप की चीज ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो जो चीज रखने पे जितनी जल्दी खराब हो जाती है वो उतनी स्वस्थ होती है, जो चीज समय सेल्फ लाइफ जिसकी ज्यादा है वो जंक फूड है। जो चीज महीनों तक खराब नहीं हो रही है, सप्ताह तक खराब नहीं हो रही है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो बोलते हैं ना कि हमारा तो रखा हुआ है 4 दिन से वही चीज रखी हुई है और खराब नहीं, वो छोड़ दो पहले, उसमें ना तो बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी नहीं लग रही, तो वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी नहीं है। मतलब हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसी जो चीज जो लॉन्ग समय तक खराब नहीं हो रही है, जिसमें सारे पैकेट फूड्स हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें खराब नहीं होती कई समय तक, एक्सपायरी उसमें 2-2, 3-3 महीने, 4 महीने लिखी रहती है। आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेड के पैकेट पे भी उन्होंने डेट पहले 3 दिन आती थी, अभी 7 दिन कर दी है बढ़ा के। तो आई थिंक उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव वो भी ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं और उनमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारे टीनेजर्स और यूथ लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, तो इन लोगों को एक नाइट कल्चर, मतलब रात में लेट नाइट तक जगना, रात में कुछ अभी कंज्यूम करना खाने के लिए, तो चिप्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसा आपने बताया, डाइट कोक भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये कल्चर बहुत बढ़ रहा है, लगभग बहुत सारे युवाओं में देख रहे हैं, जो टीनेजर्स वाले बच्चे हैं। जी। तो इसके दूरगामी हम परिणाम क्या देखते हैं इसमें, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उनके स्वास्थ्य? परिणाम तो आ ही रहे हैं, मतलब दोनों चीजें हैं। स्वास्थ्य पर तो असर होता है, नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन में सो जाना और रात में सो जाना, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि हमारा जो ये, वैसे तो ब्रह्मांड बहुत अलग है, पर कम से कम सौर मंडल सभी जानते हैं। तो लोगों को लगता है कि सन
लाइट जो है केवल पौधों के लिए जरूरी है। हाँ। सर्केडियन रिदम एक चीज होती है। सर्केडियन रिदम मतलब दिन होना, रात होना, परिवर्तन होना, तो अंधेरा होना, लाइट होना, ये सदियों से हमारे जीन्स में है। ये जब से ये जीवाणु या जीव प्रकृति का शुरुआत हुई है, तो ये सर्केडियन रिदम हमारे जीन्स में है, हम कितना भी इससे बचना चाहें। और शरीर हमारा उसके अनुसार ही चल रहा है। अगर हम उससे छेड़छाड़ करेंगे तो हमको भुगतना पड़ेगा। तो जो ये विकार विकृतियां आ रही हैं, ये इसलिए क्योंकि हम वो सर्केडियन रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस जगह हैं, हमें उस जगह के वातावरण के अनुसार से, तो जहाँ जैसा सूर्योदय के समय उठना और सूर्यास्त के बाद विश्राम करना, ये हमारे जीन्स में है। हम इससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मानसिक, हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ता है। उसके कारण तो बच्चों को बहुत सारी परेशानियां, तनाव, कम उम्र में आपने सुना होगा ना, एडल्ट में 30-40 साल में हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर होना, किडनी फेल होना, क्यों हो रहा है? एक तो हमारी डाइट, ऊपर हमारी ये लाइफ स्टाइल। तो भोजन तो खराब हो ही गया है, हमें जो विश्राम मिलना चाहिए, तो डिटॉक्स हम बोलते हैं ना, अलग से डिटॉक्स करने के लिए जा रहे हैं, अलग अलग जगह बड़ी ट्रिप हो रही हैं, स्पा में जा रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय से भोजन लो, संतुलित आहार लो और समय से सो और एक्सरसाइज करो। इसी से आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, डिटॉक्स अपने आप हो जाएगा घर पे। ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ऐसे बच्चों में जो जंक फूड यूज कर रहे हैं, लेट नाइट तक पार्टीज कर रहे हैं, या फिर लेट नाइट तक जग रहे हैं, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकता है। स्टडी कर रहा हो, हम तो पॉजिटिव लेके चले, स्टडी कर रहा है, लेट नाइट तक स्टडी कर रहा है, पर ऐसे लोगों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम या अवसाद, एंजाइटी, आलस्य या फिर इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट जल्दी होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये सही है, और यदि है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल सही। मैं खुद डॉक्टरी जब करी, मैं ड्रॉपर था, बड़ा टेंशन था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद पढ़ना है। तो पढ़ाई के लिए जागना भी है, रात में जागना होता है, और एग्जाम टाइम में तो इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, नींद नहीं आ रही होती है, तो अनिद्रा वाली परेशानियां भी होती हैं। तो इसमें बच्चों के पास में कुछ रिलैक्सेशन थेरेपीज होना चाहिए। तो इसमें एक योगा एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो प्राणायाम है, योगा है, और एक्सरसाइज जो मैंने बोला वो बहुत जरूरी है। अगर हम 1 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो या रनिंग हो, कोई भी एक अच्छी चीज जो आपको पसंद है, वो बहुत जरूरी है। सर्केडियन मतलब ऐसा रिलैक्सेशन नींद के लिए। और नींद अगर, क्योंकि इसको समय से आ जाए, अगर आप 4 घंटे की भी नींद अच्छे से ले रहे हो, तो भी कई बार बच्चे के लिए, इंसान के लिए रिलैक्सिंग होता है। आइडियली कम से कम 6 घंटे होना चाहिए। पर जो गहरी नींद की क्वालिटी कैसी है, वो डिपेंड करती है इस पे। तो आपका अगर नियम, एक तो आपका रूटीन होना चाहिए। आप रूटीन जब तोड़ते हो तो कई बार परेशानी होती है। तो आप कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रूटीन से अलग जाओ, पर एक चीज को रूटीन बना के रखिए। समय, अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो 12 बजे सो रहे हो, लेकिन रोज उस समय तक तो सोना पड़ेगा। जब आप जो कार्य कर रहे हो मन लगा के करो। एक्सरसाइज करो तो अच्छे से एक्सरसाइज करो, सो रहे हो तो पूरे सो जाओ। ये नहीं कि भाई मोबाइल चल रहा है तो जो सोते समय जो डूम स्क्रोलिंग होती है ना, वो डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं आजकल। मोबाइल चल रहा है और रील पे रील आगे बढ़ती जाती है, वो बहुत खतरनाक है। उससे बचें। एक बार बेड पे पहुंच गए तो मोबाइल दूर होना चाहिए, और समय से सोएं। और एक बार सोएं तो सोएं, ऐसा नहीं कि बस आधी नींद आधी मोबाइल चल रहा है। आजकल हम देखते हैं संयुक्त परिवार की संख्या थोड़ी कम हुई है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चा का रूम अलग है, माता पिता का रूम अलग है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग शायद मुझे लगता है नहीं हो पाती है। तो यदि प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी हो, और ऐसे टीनेजर बच्चों की, वो प्रॉपर अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम ऐसा कुछ पेरेंट्स को क्या सजेशन दे सकते हैं? अब यहाँ थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक हो जाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ की लिमिटेशन होती है जी। आप स्कूलिंग या कब तक मॉनिटरिंग कर सकते हो और कितनी मॉनिटरिंग कर सकते हो? सीसीटीवी कैमरे सब जगह तो लगा दिए, पर अपराध रुके क्या? तो एजुकेशन ही उपाय है। आप ये हेल्थ एजुकेशन का क्यों चला रहे चैनल? एजुकेशन लाना, जानकारी तो सब जगह है। तो लोगों को ट्रेन करना, अवेयर करना, तो अपने परिवार में बार बार इस पे चर्चा करना, उनसे इसके बारे में बताना। बच्चे समझदार हैं, पर्याप्त समझदार हैं, आपसे ज्यादा हर पीढ़ी नई समझदार ज्यादा होती है। बिल्कुल जी। उनमें अगर हम संस्कार डाल पाए, उनमें हम उसके बारे में बता पाए, और उनमें ये विचार आ गया, और फिर कुछ उनको आजादी दें, कुछ ना कुछ तो रूल्स लाना पड़ेंगे, और वो बैठ के बनाए जाएं। बच्चे और माँ बाप मिलके एक रूल बना लें कि ये तो रूल है, इसको आपको पालन करना है, इतना तक तो करना है। कुछ नियम परिवार में बनने चाहिए जी। और जैसे नियम, आइडियली क्या नियम होने चाहिए एक परिवार के? नियम तो अपने परिवार के, जैसे एक हमारे यहाँ हो सकता है कि भाई सोने का बेड टाइम एक है फिक्स, सभी का टाइम है, सबका बेड टाइम है, उसमें पापा मम्मी सब हैं। तो अब कई बार परेशानी आती है, रिलैक्सेशन भी होते हैं, पर ज्यादातर टाइम है कि भाई अब चूंकि सुबह जल्दी जाना है स्कूल, तो हमारे यहाँ बेड टाइम 10 बजे का है। कई बार मैं उसमें लेट हो जाता हूँ है, और इसलिए भोजन का समय कि बेड टाइम के 2 घंटे पहले का भोजन का समय, कम से कम 2 घंटे पहले का। वैसे तो भोजन लेना 6 से 7-8 के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए, पर कई भी बहुत परेशानी तो बेड टाइम से 2 घंटे पहले भोजन हो जाए। और
उस सोने के 1 घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम, बिल्कुल। मोबाइल आपको रखना ही नहीं तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती डिस्टर्ब हो है। जाएगी। तो ये भी एक नियम होना चाहिए। फिर बच्चों की आपने बोला मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग में यही है कि उनके मोबाइल हैं, उनके कितने हद तक उनको मोबाइल देना है, स्क्रीन का टाइम कितना है, उसमें पासवर्ड्स आते हैं, आजकल चाइल्ड सेफ लॉक होते हैं, तो उसमें अलग से सॉफ्टवेयर होता है कि आप उसमें कर सकते हैं कि उसमें सेटिंग हम कर सकते हैं कि बच्चे क्या क्या सर्च कर सकते हैं क्या नहीं, क्या सर्च कर तो उसमें एक स्क्रीनिंग लगा सकते हैं। तो आप इसके लिए अलग से ऑनलाइन ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ ऐप भी हैं जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कुछ साइट्स को ऑलरेडी उसमें स्क्रीन कर देते हैं। फिर इसके अलावा आजकल कंट्रोल भी होता है कि आपको मालूम होता है कि बच्चे को क्या क्या चीजें आप उसको देख सकते हैं, हिस्ट्री में जा सकते हैं। और फिर मैंने बताया कि ये चीज एक लिमिटेशन है, सब चीजों का इसमें एक लिमिटेशन है। आप बच्चे को उससे बात करो और उसके रूल्स उसके साथ बैठ के कि बच्चे ये तय करना है, आप बताओ ये चलेगा ये नहीं चलेगा। एक बार जो आपने तय कर लिया, फिर उसको माँ आपको और उनको दोनों को फॉलो, और उसमें पनिशमेंट और रिवार्ड्स भी होना चाहिए। अच्छा, दोनों चीजें होनी चाहिए कि भाई आपने ये नियम तोड़ा तो आपकी क्या पनिशमेंट होगी, उसको भी पहले से पता होना चाहिए। जी जी। तो जानकारी आपने ये किया तो हम ये करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो वो सिचुएशन बनती है ना, और उसने मम्मी ने पापा ने ऐसा बोल दिया और बच्चे को ये हो गया, तो दोनों को पता है कि दोनों ने पहले से धर्म युद्ध जो होता था ना एक जमाने में, तो यहाँ युद्ध नहीं है, पर जो जीवन में कुछ चीजें तय करके चले, तो पहले से प्लान करके रखें, तो चीजों पे चर्चा होगी। तो प्लान है, घर की एक बैठक होना चाहिए जिसमें ये चर्चा हो, उस समय मोबाइल साइड में रखें, तो और उस समय ये चर्चा हो। अब मम्मी पापा पूरे टाइम मोबाइल पे लगे हुए हैं, हम खुद अगर कैसा कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो बच्चे भी नहीं फॉलो करेंगे। तो वो देखते हैं कि जब ये रूल फॉलो नहीं तो रूल सबके लिए होंगे, तो आप कितने बना सकते हो देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, मुझे तो ऐसा समझ में आता है, जैसे आपसे जो चर्चा हुई टीनेजर को कैसे मॉनिटरिंग करें, तो उसके मॉनिटरिंग करने के लिए सिर्फ ये है कि आप उनके साथ बात करें, चर्चा करें, कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। लगाम लगाएंगे तो वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हम उसको रोका टोकी करेंगे तो उसको वो पर कहीं ना कहीं अपने टीनेजर या जो हमारा जनरेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वो उस चीज़ को कई बार फॉलो नहीं करते और उसको ऐसा चैलेंज ले लेते हैं। तो मुझे लगता है जैसे आपने सजेस्ट किया कि उनके साथ बैठना, बात करना, उनके से ही रूल बनवाना कि आप भी रूल बना के बताओ कि ये रूल रहेगा, यदि आप समय से नहीं सोते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, यदि आप समय से सो जाते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। लगाम जरूरी है, लगाम जरूरी है। लगाम के बिना तो घोड़ा आगे चलेगा भी नहीं, पर लगाम के साथ साथ थोड़ा सा उसको दोगे ना, साइड से कवर करते हैं, दृष्टि भी देना पड़ेगी, कितनी खींचना है कितनी ढील देना है, कभी ढील भी देना पड़ेगी कि खींचना भी पड़ेगी। तो रिवार्ड पनिशमेंट सारी चीजें होनी, चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए, पर रूल्स पता होना चाहिए। घोड़े को पहले ट्रेन करते हो आप, जंगली घोड़े को अचानक से एक दिन नहीं कर सकते। तो अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनकी जैसी परवरिश करेंगे वैसे ही सीखेंगे। आज हमारे बीच में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश जी घरे ने बहुत सारी चीज़ों पे हमारे मार्गदर्शन किया, जिसमें हम लोगों ने नवजात बच्चे से लेकर टीनेजर तक बच्चों के साथ हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कशन की। उनको कैसे इम्यूनिटी उनकी बूस्ट होनी चाहिए, क्या उनका पोषण होना चाहिए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर एजुकेशन हब आपका बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।